हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे आखिरी टॉपिक, मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी बचे कुचे जो छोटे मोटे प्रोविजंस है, एकदम सिंपल से जनरल से प्रोविजंस है, उसको अपन आज देखेंगे और ये जो एक्ट है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई एक्ट भी देखना है ऐसा जो कि मैं आप चाहते हैं कि मैं फ्री में अवेलेबल कर दूं विदाउट एनी चार्ज, तो आप ऐसा बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको वो एक्ट भले ही पूरे टाइम के लिए नहीं, बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 1 महीना 10 दिन ऐसा करके मैं आपके लिए वो अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है। और ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, जैसे मैं आज के आज रिकॉर्ड करके आज के आज अपलोड कर रहा हूँ, इस प्रकार से रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। तो ऐसा है। तो मिसलेनियस मिसलेनियस यानी बचे कुचे जो प्रोविजंस है, ये अब अपने को देखना है। क्या क्या बचे कुचे प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 25 टू 30। इसके पहले तक के हमने सेक्शन नंबर 24 तक के देख चुके हैं। सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 सिर्फ एक चीज बोलता है, इट डील्स विद द रिकवरी ऑफ फाइन्स। फाइन्स, पेनल्टीज, पैसा जब रिकवर करना है तो कैसे किया जाएगा। तो इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया कि कैसे किया जाएगा। इसमें सिर्फ क्या बोला है, इसमें बोला है कि इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दो कानून में जो प्रोविजंस बताए गए हैं, जिस प्रकार से रिकवरी बताई गई है, दोज प्रोविजंस विल बी फॉलोड। ठीक है। तो ये दो प्रोविजंस आपको नहीं पढ़ना है, आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी वो प्रोविजंस आपको यहाँ फॉलो करना है, ये बोला है। ठीक है। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इस पे सवाल आने के कोई चांसेस नहीं है। तो सेक्शन नंबर 63 टू 70 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इनको ही हम प्यार से आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी बोलते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक सीपीसी भी होता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन रिलेशन टू द इशू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स फॉर द लेवी ऑफ फाइन्स, फाइन रिकवर करना, शैल अप्लाई। मींस ये जो दो एक्ट है, सेक्शन 63 टू 70 ऑफ आईपीसी एंड द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी, ये दोनों एक्ट में जो प्रोविजंस बताए गए हैं, दोज प्रोविजंस शैल अप्लाई टू ऑल फाइन्स इम्पोज्ड अंडर एनी एक्ट। ठीक है। तो ऐसा बोला है, रेगुलेशन, रूल और बाय लॉ, अनलेस द एक्ट, रेगुलेशन, रूल और बाय लॉ कंटेन्स एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है। तो अगर कोई इससे विपरीत कोई प्रोविजन नहीं है, तो जो प्रोविजंस आईपीसी और सीआरपीसी में बताए हैं, दोज प्रोविजंस विल बी फॉलोड फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज, ईटीसी। ठीक है। अगला सेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपने मूवीज में सुना होगा, मूवीज में आपने देखा है कि एक कत्ल की सजा भी फांसी और दो कत्ल की सजा भी फांसी, तो उस प्रकार का ये सेक्शन है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, सेक्शन नंबर 26 बोलता है कि अगर एक क्राइम की दो जगह पेनल्टी बताई गई है, एक ही क्राइम है और दो जगह बिल्कुल सेम क्राइम है। ठीक है। जैसे कि मैंने समझो चोरी किया, और चोरी करने के ऊपर दो एक्ट है, दोनों एक्ट में फाइन्स अलग अलग बताइए, पेनल्टीज अलग अलग बताइए, सजा अलग अलग बताइए, प्रोसिक्यूशन अलग अलग बताए हैं। तो क्या मेरे को दोनों के हिसाब से प्रोसिक्यूशन होगा? जैसे एक्ट 1 है, उसके हिसाब से 5 साल की सजा है, एक्ट 2 है, उसके हिसाब से 3 साल की सजा है, तो क्या मेरे को टोटल 8 इयर्स की सजा हो सकती है? तो आंसर है नहीं। मेरे को टोटल कोई भी एक एक्ट में ही सजा दी जा सकती है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए, सेक्शन नंबर 26 बोलता है, प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर टू और मोर एनेक्टमेंट्स, वेर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर टू और मोर एनेक्टमेंट्स। एक ही चीज की दो जगह सजा, बिल्कुल सेम चीज। ठीक है, बिल्कुल सेम, नॉर्मल एक चोरी करने की दो जगह सजा दी गई है, तो कोई भी एक जगह वो सजा अप्लाई होगी। तो वेर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर वन और टू और मोर एनेक्टमेंट्स, देन द ऑफेंडर, जिसने गलत किया है, शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर आइदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट्स, कोई भी एक में, बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है। तो ऐसा बोला है। फिर मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, ये जो जनरल रूल है, ये आपने कई बार पढ़ चुका है और ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, पोस्ट से जब आप कोई लेटर भेजते हैं, तो वो सर्व हुआ ये कब मानोगे आप? सर्व होने का क्या मतलब है? सर्व होने का मतलब होता है आगे वाले को पहुंच जाना, उसको प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सर्व होना। तो सिर्फ भेज देने से सर्व होना नहीं होता, सर्व होने का मतलब क्या है? आगे वाले को मिलना चाहिए। ये जो वर्ड है ना, सर्व होना, इस पे आप इवन अगले साल जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे, तो आप इनकम टैक्स में बहुत सारी केसेस पढ़ोगे जिसमें सर्व होने के ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया है। सिर्फ असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया लेकिन आगे वाले को मिला ही नहीं, तो इट इज नॉट अ वैलिड नोटिस। तो आगे वाले को मिलना चाहिए, तो मिल गया ये कब कब मानेंगे अपन? तो ये लिखा है, भले एक्चुअल में उसको नहीं भी मिला तो भी हम मान लेते हैं कभी कभी कि मिल गया है।
और ये रूल आपने इवन फाउंडेशन लेवल पे पढ़े थे, जब मैंने आपको बताया था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर और एक्सेप्टेंस किया गया है, एक्सेप्टेंस लिख के मैंने भेज दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस ड्यू टू द मिस हैंडलिंग ऑफ द पोस्टमैन ये आगे वाले को अगर नहीं पहुंचता है, तो ऐसे केसेस में भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया ये माना जाता है। क्यों माना जाता है, वो सेक्शन नंबर 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट में बताया गया है। तो अपन देखते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन नंबर 27 क्या बोलता है। As per section 27, where any legislation or regulation requires any document to be served by post, तो जहां पे बोला it should be served by post, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be effected. सर्विस हो चुकी, पहुंच चुका है उसको लेटर, ये मान लिया जाएगा, भले एक्चुअल में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम मान लेंगे कि ये पहुंच चुका है बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग, उसमें प्रॉपर एड्रेस लिखा होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए, उसमें पैसा ऑलरेडी पे कर चुके हो आपने ऑलरेडी टिकट ले लिए हो, या आपने जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट का पैसा है वो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर दिए हो। एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको कई बार बताया हूं कि रजिस्टर्ड पोस्ट का क्या मतलब होता है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट यानी जब वो पोस्टमैन आता है और वो एक शीट लेके आता है जिसपे आपकी साइन लेके जाता है, वो बोलता है कि इस पे आप साइन करो कि आपको ये मिल चुका है, तो ये होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है, ये नहीं बोला है कि उसके साइन होके वापस आना चाहिए तब हम मानेंगे कि वो पहुंच गया। हम कब मानते हैं, सिर्फ ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो इट विल बी डीम्ड दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन सर्व्ड। पहला है प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए, सेकंड है प्रीपेड होना चाहिए, एंड थर्ड है इट शुड बी पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, फिर आगे दिया है, ये क्या है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एनी अदर प्रोविजन, यानी अगर कोई एक्ट में अगर लिखा है कि इट शुड बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आरपीएडी, तो फिर आरपीएडी ही होना चाहिए, फिर सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं चलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप ये 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है तो इट विल बी डीम्ड दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड प्रॉपरली। ठीक है, फिर आगे दिया है, अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट to have been effected at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post। तो ये भी है कि अगर लेटर गुम गया तो भी मान लिया जाएगा कि उतने दिन में पहुंच गया था जितने दिन में पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने प्रॉपर एड्रेस लिखा, मैं यहां से भेज रहा हूं लेटर को, मैंने लेटर में प्रॉपर एड्रेस लिखा था, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा कर दिया था, और मैंने इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा हूं। फिर ये यहाँ पे अगर नहीं भी पहुंचता है, यहाँ पे ड्यू टू द मिस हैंडलिंग ऑफ पोस्टमैन अगर ये गुम भी जाता है तो भी इट विल बी डीम्ड दैट इट हैज बीन सर्व्ड। अब कब तक सर्व हो जाएगा, लेकिन ये मैंने भेजा समझो 1 तारीख को, तो कब सर्व हो गया मानेंगे, 2 तारीख को, 3 तारीख को, क्योंकि एक्चुअल तो पहुंचा नहीं। तो इसीलिए आगे की लाइन क्या बोलती है कि ये मान लिया जाएगा पहुंच गया विद इन अ रीजनेबल टाइम, ऑर्डिनरीली जितने टाइम में वो पहुंच जाता है। जैसे समझो अगर नागपुर से मुंबई जाने को उसको 24 आवर्स लगते हैं, तो 24 आवर्स में मान लिया जाएगा कि इट हैज बीन सर्व्ड। ठीक है, तो मैंने नागपुर से अगर यहाँ पे लेटर लिख के भेजा हूं मुंबई के लिए, तो मुंबई में जो ऑर्डिनरी पोस्ट से जाने को जितना टाइम लगता है उतने टाइम में ये पहुंच चुका है, ये मान लिया जाएगा, इवन इफ इट हैज नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड। तो रिसीव होना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है सर्व होने के लिए, प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए, प्री पेइंग होना चाहिए, एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर इसके ऊपर कुछ केसेस आपको दिए, पहला दिया है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा। तो भीमसेन माखीजा के केस में क्या हुआ था, अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो क्या बोला था, रूल्स में लिखा है स्टैट्यूटरली आपको रजिस्टर्ड पोस्ट तो भेजना ही है, लेकिन साथ में क्या बोला है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब अपन कोई लेटर भेजते हैं तो एक तो नॉर्मल पोस्ट होता है, ऑर्डिनरी पोस्ट, ये आपको पता है। तो जब मैंने यहां से लेटर भेजा तो या तो मैं ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकता हूं, दूसरा है मैं स्पीड पोस्ट भेजता हूं, ये भी आपको पता है। तीसरा तरीका जो है, जो जनरली लगता है जब आप लॉ की बात करते हैं तो ये यूज किया जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में होता क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट में जो पोस्टमैन होता है, ये मैं आपको अलग से एक पेज पे बना के बता देता हूं। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में मैंने जब लेटर लिख के भेजा तो मैं क्या करता हूं, मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा और पोस्ट ऑफिस में जाके मैं बोलूंगा
कि मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, तो ये क्या करेंगे, ये उसका जो फीस है इसमें थोड़ी सी ज्यादा फीस लगेगी, उतना लेंगे। और फिर ये एक शीट बनाते हैं, उसमें लिखा रहेगा, हर एक क्या रहता है, बहुत सारे लोगों के नाम होंगे जितने भी रजिस्टर्ड पोस्ट एक पर्टिकुलर एरिया में, समझो मुंबई में जाने वाले हैं, तो इसमें लिखा रहेगा सबके नाम, किस किस को भेज रहे हैं अपन। तो यहाँ पे समझो मेरा नाम लिखा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट में हो सकता है, तो क्या नाम लिखा रहेगा इसमें, इसमें लिखा रहेगा भेजा किसने, तो मैंने भेजा हूँ, शर्मा जी ने भेजा है। किसको भेजा, समझो गुप्ता जी को भेजा हूँ। और यहाँ पे साइन करने की जगह रहेगी, वहां पे वो टाइम और जो फोन नंबर है वो लिखेंगे। तो जब पोस्टमैन आएगा गुप्ता जी के पास, तो पोस्टमैन क्या करेगा, ये जो शीट है इसमें यहाँ जो एंट्री लिखी है, इसमें यहाँ पे साइन लेके जाएगा और यहाँ पे वो फोन नंबर लिखने बोलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज वो कराएगा, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। एक और इसका ही एडवांस तरीका होता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब मैंने लेटर दिया इसको, तो लेटर के साथ में मैं एक एक्नॉलेजमेंट लगा देता हूँ। एक्नॉलेजमेंट यानी क्या होता है, तो जैसे एक पोस्ट कार्ड के साइज का एक एक्नॉलेजमेंट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें सिर्फ अपना एड्रेस और जिसको भेजा उसका एड्रेस देते हैं। तो ये जो लिफाफा है इसके ऊपर आप स्टेपल करते हैं अलग से एक एक्नॉलेजमेंट। जब ये इसके पास जाएगा तो इसमें दोनों चीज है, इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट भी है और एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी है। मींस रजिस्टर्ड पोस्ट यानी ये एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी ये जो लिफाफा पहुंचेगा इसमें जो एक्नॉलेजमेंट लगा है, जब पोस्टमैन इसके पास जाएगा तो इसकी साइन इसके ऊपर भी लेगा, और ये एक्नॉलेजमेंट को वो अलग कर लेगा क्योंकि ये आपने अलग से लगाया था स्टेपल करके, और ये फिर आपके यहाँ वापस आता है बाय पोस्ट। ये जो है ये आपके लिए प्रूफ करके काम आता है। मीन्स ये आपको पक्का कर देगा कि आगे वाले को मिल चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भेजा था लेकिन आगे वाला मिला ही नहीं, तो इसमें लिख के आता है कि आगे वाला नहीं मिला, या कभी कभी वो लेने से मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, तो वो इस पे साइन नहीं करना चाहता, इस पे भी साइन नहीं करना चाहता, तो ये पूरा आपको वापस आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आगे वाले ने लेने से मना कर दिया। अगर उसके घर में लॉक लगा है तो उसमें रीजन लिखा होगा कि उसके घर में लॉक लगा था। तो रजिस्टर्ड पोस्ट का मेन एम वही होता है कि इसमें लिखा होता है, अगर इसको पहुंचा है तो वो लिखा होगा, मना किया तो वो भी लिखा होगा, और साथ में कोई एक्ट में अगर लिखा है कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी होना चाहिए तो एक्नॉलेजमेंट भी साथ में आपको भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिखा था कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजो, तो रजिस्टर्ड पोस्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों भेजो। लेकिन माखीजा जी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट साथ में नहीं लगाया। तो क्या ये वैलिड सर्विस है, तो आंसर है नहीं, इट इज नॉट अ वैलिड सर्विस। ठीक है, तो वैलिड सर्विस के लिए दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज बताइए ये केस लॉ में, अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड under the statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due is instead sent by registered post only. The protection of presumption regarding serving of notice under registered post under this section of the act is neither tenable nor based on sound exposition of law, means this will not be valid. फिर अगला पॉइंट, एक और केस लॉ दिया है, दो केस लॉ और है। अगला केस है जगदीश सिंह वर्सेस नत्थू सिंह। तो ये जो केस है इसमें क्या हुआ था, तो जगदीश जो है उन्होंने नत्थू जी के साथ झगड़ा किए। कौन सा झगड़ा था इसमें बताया है, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर अ नोटिस इज सेंट टू द लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम इज रिटर्न बाय द टेनेंट विथ एन एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड था, इसने अपने किराएदार को एक लेटर लिख के भेजा और उसको भेज दिया उसने रजिस्टर्ड पोस्ट से। लेकिन जो किराएदार था उसने बोला कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता था, उसको पता था कि ये कोई खाली करने का या किराया बढ़ाने का नोटिस होगा, और इसीलिए उसने लेने से मना कर दिया। अब ये वापस आ गया इसको लिख के कि आगे वाला लेने को मना कर रहा है, ही हैज रिफ्यूज। तो क्या हम मान लेंगे कि आगे वाले को ये मिल चुका है, तो आंसर है यस। तो हम मान लेंगे कि जो टेनेंट था उसको ये नोटिस प्रॉपरली मिल चुका है और अब एक्शन ली जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसा अगर नोटिस आता है तो आपने उसको लेना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पता तो लगे उसमें लिखा क्या था। अगर लेते नहीं है तो दिक्कत क्या जाएगी, वहां मान लिया जाएगा कि नोटिस तो आपको मिल गया था, तो ये प्रॉब्लम जा सकती है। फिर अगला पॉइंट है, एक और केस लॉ दिया है आपको, इन श्रीमती वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह अलियास मंगल सिंह। इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ नोटिस सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट to the person concerned at proper address is deemed to be served upon him in due course unless contrary is proved. फिर endorsement not claimed or not met, वो नहीं मिला,
या उसने क्लेम नहीं किया इज सफिशिएंट टू प्रूव डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस, तो मान लिया जाएगा फिर भी कि उसको ये मिल चुका है। ठीक है, तो ये मेन लॉ क्या बोलता है आपका, मेन लॉ वही बोलता है आपका कि अगर आगे वाला नहीं भी लेता है तो इट विल बी डीम्ड कि उसको ये नोटिस मिल चुका है। फिर सेक्शन नंबर 28 होना चाहिए, ये गलती से 328 आया, सेक्शन नंबर 28 होना चाहिए। तो सेक्शन 28 क्या बोलता है, साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट। आप जब भी कोई एक्ट का साइटेशन करोगे, आप जब एक एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस दोगे तो कैसे दोगे, जैसे आप अगर सेक्शन 115 जे भी पढ़ रहे हो इनकम टैक्स का, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, तो उसमें आपको रेफरेंस देना है अगर कंपनीज एक्ट का, तो आप कैसे दोगे, तो आप एक्ट का शॉर्ट टाइटल लिख दोगे और उसका ईयर लिख दोगे, तो ये हो गया रेफरेंस। ठीक है, अगर आपको सेक्शन का रेफरेंस देना है तो क्या करोगे, तो आप वहां पे सेक्शन का नंबर लिख दोगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को लिखना है कोई भी एक्ट का रेफरेंस, मैं कंपनीज एक्ट लिख रहा हूं और कंपनीज एक्ट में मैं रेफरेंस देना चाहता हूं किसका, तो समझो सेबी का, सेबी एक्ट का, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेबी एक्ट का नाम यहाँ पे लिख दूंगा और उसका जो भी ईयर रहेगा वो लिख दूंगा। या मैं अगर सेबी एक्ट में कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे केस में कंपनीज एक्ट का नाम यहाँ लिख दूंगा कि एज मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट। ठीक है, 2013। इसके अलावा मेरे को अगर सेक्शन लिखना है स्पेसिफिकली, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं फिर सेक्शन स्पेसिफाई करूंगा कि एज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे ही मैंने सेक्शन स्पेसिफाई किया, सेक्शन नंबर 35, तो क्या सेक्शन 35 सिर्फ थोड़ा सा पार्ट लगेगा क्या, तो नहीं, पूरा जहां से शुरू हो रहा है सेक्शन 35 वहां से जहां तक खत्म हो रहा है वहां तक। तो ये दो चीज बताई गई है सेक्शन नंबर 28 में। तो सेक्शन 28 दो चीज से डील करता है, पहली चीज आप साइटेशन कैसा करोगे, दूसरी चीज वो साइटेशन का मतलब क्या है, मीन्स कहां से कहां तक का वो पोर्शन गिना जाएगा। जैसे आपने लिख दिया सेक्शन नंबर 32, तो 32 क्या शुरू से आखिर तक गिना जाएगा, तो आंसर है हाँ, जहां से शुरू हो रहा है वहां से पहले वर्ड से लेके जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक के आपका वो रेफरेंस काम आएगा। तो वही दिया है साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट सेक्शन नंबर 28। इसमें पहला है सबसेक्शन 1, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एंड इन एनी रूल बाय लॉ इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट मेड अंडर और विथ रेफरेंस टू एनी सच एक्ट और रेगुलेशन, एनी एनेक्टमेंट में बी साइटेड बाय रेफरेंस टू द टाइटल और शॉर्ट टाइटल, तो नाम लिख दोगे आप। ठीक है, जैसे आपको इनकम टैक्स एक्ट में लिखना है कंपनीज एक्ट के बारे में, तो आप क्या करोगे, इनकम टैक्स एक्ट में लिख दोगे कंपनीज एक्ट का नाम, तो कंपनीज एक्ट 2013। फिर conferred thereon or by reference to the number and years thereof, and any provisions in an enactment may be cited by reference to the subsection or section of the enactment in which the provision is contained। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया जाएगा। फिर आगे क्या है, तो सबसेक्शन 2 वही बोलता है जब ऐसा साइटेशन किया है, जैसे मैंने लिख दिया सेक्शन नंबर 31 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 31 शुरू से आखिर तक के लगना चाहिए, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। In this act and in any central act or regulation made after the commencement of this act, a description or citation of a portion of another enactment shall, unless a different intention appears, be construed as including the word, section or other part mentioned or referred to as forming the beginning से लेके and as forming the end of the portion comprised in the description or citation, तो शुरुआत से लेके आखिर तक के वो पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोला है, बस खत्म हो गया। ये दो कोई काम के नहीं है सेक्शंस, बट एक बार अपन इसको देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो सेविंग फॉर प्रीवियस एनेक्टमेंट्स रूल्स बाय लॉस, तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे समझो अपना एक्ट कब आया, तो अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट एनफोर्स हुआ 1897 में। 1897 के पहले वाले कानून को क्या ये एक्ट लगेगा, आंसर है नहीं, सिर्फ जो थोड़ा सा पोर्शन बताया गया सेक्शन नंबर 4A में डेफिनेशंस उतना लगेगा, वो भी हमने देखे थे 1868 वगैरह 1887 ये हमने देखा था। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट बाकी पुराने एक्ट्स को नहीं लगेगा। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। फिर अगर समझो पुराना कोई एक्ट है, ये ओल्ड एक्ट का कोई अमेंडमेंट किया गया है, ये एक्ट आने के बाद समझो यहां पे जो ओल्ड एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब सवाल ये आता है
क्या ये अमेंडमेंट को ये लगेगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा? तो आंसर है नहीं, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट इवन उस अमेंडमेंट को भी नहीं लगेगा। भले अमेंडमेंट कब आया, अमेंडमेंट ये एक्ट आने के बाद आया, बट स्टिल ये अमेंडमेंट को भी ये जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज द मेन एक्ट इज द ओल्ड एक्ट। ठीक है, हाँ अगर कानून ही बदल गया, पूरा का पूरा चेंज होकर नया आया तो बात और है, लेकिन अगर सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है तो इट विल नॉट अप्लाई। ठीक है, तो ये बताया गया है आपको सेक्शन नंबर 29 में। सेविंग फॉर प्रीवियस एनेक्टमेंट, सेविंग यानी उसको बचा रहा है, उसको ये नहीं लगेगा। The provisions of this act respecting the construction of the act, regulation, rules or bylaws made after the commencement of this act shall not affect the construction of any act, regulation, rule or bylaw made before the commencement of this act। पहले वालों को नहीं लगेगा। Although the act, regulation, rule or bylaw is continued or amended by an act, regulation, rule or bylaw made after the commencement of this act। तो क्या बोल दिया उसने, बोल दिया है कि अगर पुराना एक्ट है, ये अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट बाद में लगा, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट विल नॉट अप्लाई टू दिस ओल्ड एक्ट। ये तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि अगर अमेंडमेंट होता है बाद में, समझो 2020 में अमेंडमेंट हो गया, तो क्या ये अमेंडमेंट को जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा? तो आंसर है नहीं, इनको भी नहीं लगेगा। फिर आखिरी सेक्शन है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था, तो अपन अब डायरेक्टली इसको पढ़ लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस को भी ये एक्ट, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा। ठीक है, तो इन दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सेंट्रल एक्ट, कौन कौन सी चीज लगेगी वो भी बताया, पूरा का पूरा नहीं लगेगा। सेंट्रल एक्ट वेर एवर इट ऑकर्स एक्सेप्ट इन सेक्शन 5, सेक्शन 5 को छोड़ के, and the word act in clause 9, 13, 25, 40, 43, 53, 54 in section 3। यानी ये डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, कोई काम का नहीं है। एंड इन सेक्शन 25 शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड ऑर्डिनेंस, यानी ये चीजों के लिए ऑर्डिनेंस भी गिना जाएगा। जब आप एक्ट बोलोगे सेंट्रल एक्ट, तो सेंट्रल एक्ट विल इंक्लूड इवन द ऑर्डिनेंस मेड and promulgated by the Governor General under Section 23 of the Indian Councils Act 1861 और Section 72 of the Government of India Act 1915 और Section 42 of the Government of India Act 1935, ये सब पुराने एक्ट्स हैं। and an ordinance promulgated by the President under Article 123 of the Constitution, यानी ये नए वालों को बोल दिया, तो नए ऑर्डिनेंस को। सिंपल रूल ये है कि जो ये एक्ट है दिस विल अप्लाई टू द एक्ट एज वेल एज ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, तो ऐसा है, तो आपको ये पूरा वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया हूं पूरा 100%, बट मैंने जहां जहां बोला हूं कि ये याद रखना, वो याद रखना ही है। जहां जहां बोला हूं ये याद नहीं रखे तो चलता है, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं आएगा तो वो आप याद नहीं रखो तो चलेगा, बट अपन ने 100% कवर किया। जैसे 29 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 28 का कुछ बता नहीं सकते, कभी पूछना है तो पूछ लेंगे, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने अच्छे से बता ही दिया हूँ आपको डिटेल में। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करो, और ये एक्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं, भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन बड़ा आसान एक्ट है और इजीली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे चर्चा चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।